हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को मैंने पहले ही इंटीमेट कर दिया कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा रिलेटेड टू फाइनेंस इंस्पेक्टर एग्जाम। तो आज उसका लेक्चर नंबर 1 है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले रिलेटेड टू योर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आज एक लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू भी लगाएंगे और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप सभी को पता है आपका समय थोड़ा कम है, 3 अप्रैल को आपका एग्जाम है, इसलिए मैंने ये गारंटी आपको दे रहा हूं कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपका जो अकाउंटेंसी 30 नंबर की मैं कंप्लीट आपको करा दूंगा अलॉन्ग विद द एमसीक्यू। ठीक है, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा दूंगा, आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो मुझे बड़े से स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसमें पोस्ट कम है, तो अब हमें सब इंस्पेक्टर की पढ़ाइए। देखो मुझे भी पता है कि अगर मैं सब इंस्पेक्टर की पढ़ाने जाता तो मुझे व्यूज ज्यादा आते, मेरे रेवेन्यू ज्यादा होता, नो डाउट। लेकिन मेरा मेन मोटो ये नहीं होता, मेरा मेन मोटो होता है कि आपको सही राह दिखाई जाए। देखो आपकी ये चॉइस जाने वाली है कि मैं SI के लिए प्रिपेयर करूं कि सिंपल इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर करूं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने ये नहीं देखना कि सर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, आपने देखना है कि सर इसमें एक पोस्ट कैसे पाई जाए। सर मेरा अर्जुन की तरह एक पोस्ट पे निशाना कैसे लगेगा कि मैंने ये पोस्ट पानी ही पानी है, जो मर्जी हो जाए, दिन रात मुझे एक करना पड़े, सर मैंने वो पानी ही पानी है, वो आपके मन में होना चाहिए। प्रॉपर शिद्दत होनी चाहिए उस पोस्ट को पाने के लिए, मैं ये कहूंगा, चाहे वो SI हो या आपका सिंपल इंस्पेक्टर हो, ये चीज आपके मन में पहले होनी चाहिए। ये नहीं देखिए कि इसमें सर सब इंस्पेक्टर में पोस्ट ज्यादा है। अब मैं आपको एक और चीज इसमें बता देता हूं डैट ज्यादा बच्चे फोकस कर रहे सब इंस्पेक्टर की ओर, तो उधर आप प्रोबेबिलिटी मैचअप कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा रहेगी। जब आप खुद ही देखो कि इंस्पेक्टर के लिए पेपर थोड़े बच्चे कम देने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उधर से शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं यही चाहता हूं, देखो नो डाउट कि आपकी सब इंस्पेक्टर की भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी विद इन 2-3 डेज में। आपके सब इंस्पेक्टर की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, नो डाउट आपको उसकी प्रॉपर्ली मैं बता दूंगा कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा। लेकिन अभी मैंने इंस्पेक्टर स्टार्ट किया क्योंकि 3 अप्रैल का एग्जाम है, मैंने आपको वादा किया था, तो वो वादा मैं पूरा कर देता हूं कि आपको अकाउंटेंसी मैंने पहले करानी है। ठीक है, तो यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो पूरा ध्यान उधर आकर्षित कर दो, पूरा दिन रात उधर कर दो। ये जो लास्ट 30 डेज है, किसी के 25 डेज है, वो प्रॉपर्ली उधर यूटिलाइज कीजिए। लेकिन ये मत सोचे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये सोचे वो एक पोस्ट कैसे पानी है। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप सभी को पहले मैं एक बार फिर से सिलेबस दिखाता हूँ। ये आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस है, ये हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है, ये प्रॉपर्ली हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपका जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, ये वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट है, बस मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाना है, ये मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो उसके बाद ये जो नीचे वाले टॉपिक्स है ये बच जाएंगे, तो ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा विद इन 15 डेज। तो चलो स्टार्ट कर। देखो सबसे पहले बात होती है, हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन है क्या? हमने सर डेप्रिसिएशन पहले भी पढ़ा हुआ है क्या? सर डेप्रिसिएशन एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। सर रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों है। ठीक है, डेप्रिसिएशन सर एक नॉन कैश एक्सपेंस है। जी सर नॉन कैश एक्सपेंस है, वो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर डेप्रिसिएशन एसेट्स पे लगता है। सर एसेट्स पे लगता है, वो क्यों लगता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले एक मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताना चाहता हूं होता क्या। देखो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। जी सर कर दीजिए बिजनेस स्टार्ट। तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उधर एक कार मैंने ली, पहले बिजनेस के लिए, अपने लिए नहीं। एक मैंने फर्नीचर लिया, एक मैंने उधर बिल्डिंग ली। कार समझ लो 5 लाख की ली, फर्नीचर समझ लो मैंने 5 लाख का लिया, और बिल्डिंग मैंने 10 लाख की ली। तो कितने का हो गया सर? 20 लाख। कितने का हो गया? 20 लाख। अब हुआ क्या, साल खत्म हो गया, एक साल खत्म हो गया। सर जब साल खत्म होता है हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं उधर बनाने लगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने पाया, मैंने टोटल सेल की है, फॉर एग्जांपल मैंने टोटल सेल की है 10 लाख की। टोटल सेल कितने की? 10 लाख की। इसमें से सभी खर्चे मैंने जब माइनस किए, फॉर एग्जांपल सभी खर्चे थे मेरे 2 लाख के, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया? सर प्रॉफिट मुझे हो गया 8 लाख का। सर मुझे प्रॉफिट कितना हो गया? 8 लाख का। लेकिन ध्यान से देखो, मेरा 20 लाख इधर से भी तो गया, तो क्या इसको भी माइनस करो? जी सर माइनस कीजिए, मेरा 20 लाख गया है, ये मेरा पैसा तो आया नहीं, ये भी तो मेरा खर्चा है। तो मैं अगर इसको माइनस करूंगा, 8 लाख में से 20 लाख माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास तो 12 लाख का नुकसान हो गया। हम सोचे थे, हम बड़े खुश थे कि मुझे 8 लाख का फायदा हो गया, 8 लाख का मुझे प्रॉफिट हो गया, लेकिन इधर तो मुझे 12 लाख का नुकसान हो रहा है। तो ध्यान से सुनना,
ये जो आपकी बिल्डिंग, आपकी कार, आपका फर्नीचर का खर्चा है, ये जो आपने खरीदा है, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि इसका जो बेनिफिट है हम सालों भर लेते रहते हैं, इनकी लाइफ तक लेते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार की लाइफ थी 5 साल। मैं कार जब लेने गया था, कार वाले ने बोल दिया सर इसकी लाइफ है 5 साल, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग गाड़ी खरीदी थी। मैंने खरीदा था ये 5 लाख की गाड़ी दे दो, 5 साल तक है, तो 1 साल का तो 1 लाख ही खर्चा हुआ इसका, तो 5 साल तक हम देते रहेंगे ना। पहले साल 1 लाख खर्चा डाल दूंगा, दूसरे साल भी 1 लाख खर्चा डाल दूंगा, तीसरे साल भी 1 लाख खर्चा डालूंगा। मैं एक ही बार अगर 5 लाख का डाल दूंगा, पहले साल तो मुझे नुकसान होगा, बाकी सालों में तो मुझे प्रॉफिट होगा। क्या बाकी सालों में मैंने इसको यूटिलाइज नहीं करूंगा? क्या एक ही साल में इस गाड़ी को मैं पूरा खत्म कर दूंगा, इस गाड़ी को मैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लूंगा? ऐसा नहीं है। सेम विद द बिल्डिंग। बिल्डिंग तो 40-40, 50-50 साल चल जाती है। मैंने एक टाइम पे बिल्डिंग तो ले ली, क्या मैं पहले साल ही 10 लाख का खर्चा डाल दूं, मैं पहले साल ही 10 लाख इसमें से माइनस कर लूं, बाद में तो मुझे फायदा ही होता रहेगा? ऐसा नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। मैचिंग रेवेन्यू प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने रेवेन्यू नेचर की जो एक्सपेंसेस है उन्हें मैचअप करना है। तो इनकी एलोकेशन के लिए एक एक्सपेंस सामने आया, दैट इज डेप्रिसिएशन। मतलब कि इनकी वैल्यू में कितना घाटा हो रहा है, इनकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है, इनकी वैल्यू कितनी डिप्लीट हो रही है, उसको हम किस में से माइनस करेंगे? 8 लाख। नो डाउट इट इज योर नॉन कैश एक्सपेंस। ये आपका क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन ये जो एक्सपेंस है ये आपको क्यों मदद करता है वो आगे आपको मैं रीजन बताऊंगा। मतलब कि जैसे 5 लाख का मैंने बताया, 5 साल की लाइफ थी तो 1 लाख रुपया हर साल। बिल्डिंग की फॉर एग्जांपल 20 साल लाइफ है तो 50,000 हर महीने में काट लूंगा एज ए डेप्रिसिएशन, ठीक है ना? तो उस हिसाब से 8 लाख में से वो काटेंगे। तो यही कंसेप्ट आपने समझना है कि 20 लाख में से हमने ये जो इनकी एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल कॉस्ट है, हम उसको माइनस करते। हम किसको माइनस करते हैं सर? डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड पे आया था सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट साइड, डेबिट वाली साइड पे हमारा आया था टू डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल फर्नीचर पे 10,000 था, फॉर एग्जांपल हमारा कार पे 10,000 था, तो सारा हमारा 20,000 होगी इधर। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन लगती थी, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस था। अब देखो ये डेप्रिसिएशन जो है इसका मेन मोटो क्या रहा? देखो इसमें भी अभी मैं आपको एक रीजन बताता हूं डेप्रिसिएशन चार्ज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सर ये तो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हम चार्ज क्यों कर रहे हैं इसको, ये रीजन बताइए मुझे। 8 लाख में खुश क्यों नहीं होने दे रहे हो आप? देखो ध्यान से, एक मैं बात करता हूं। आपने जो गाड़ी ली 5 लाख की, आपने गाड़ी क्या ली सर? 5 लाख की, ठीक है जी सर, हमने गाड़ी ली थी 5 लाख की। अब क्या आपने इसको यूज नहीं किया? इसका जो रेट होगा वो कम नहीं होगा? अगर आप हर साल अपनी बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड शो करने बैठ के कार 5 लाख, अगले साल भी 5 लाख, अगले साल भी 5 लाख, अगले साल भी 5 लाख, हर साल 5-5 लाख शो करते रहे, तो एसेट कब घटेगा? एसेट तो घटेगा ही नहीं। तो टू शो द बैलेंस शीट एट देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू, एट देयर मार्केट वैल्यू, वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट को हमने ट्रू एंड फेयर बनाना है, तो उसके कारण हमें उनकी डेप्रिसिएशन वैल्यू लगानी है। क्लियर है? दूसरा रीजन क्या आता है, ध्यान से सुनना। अब देखो मैंने आपको बोला 5 लाख की गाड़ी है, इसकी लाइफ है 5 साल। 5 साल, पहले साल मैंने खर्चा लगाया था 1 लाख, ठीक है, उसको मैंने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस में डाला 1 लाख। दूसरे साल भी डाला 1 लाख, तीसरे साल भी डाला 1 लाख, चौथे साल भी डाला 1 लाख, पांचवें साल भी 1 लाख। अब जब मेरा 6th ईयर आएगा, अब तक तो मेरी गाड़ी पूरी खत्म होगी, खत्म हो गई है, इसको मैं यूज करने योग्य नहीं बची, इतना ये खर्चा मांग रही है जितना मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा इस गाड़ी से। तो अब 6ठे साल में क्या करूंगा? एक नई गाड़ी खरीदने का प्लान होगा मेरा। 6ठे साल में क्या करूंगा? गाड़ी के लिए अब मैं फिर से 5 लाख निकालूंगा, वो तो मेरे लिए फिर से बर्डन बढ़ जाएगा, एकदम से 5 लाख निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो मैंने 1-1 लाख 5 साल हर साल 1-1 लाख निकाला है, दैट इज योर एसेट को रिन्यूएबल कॉस्ट। एसेट को जो आपने फिर से रिन्यू करना है, उसको बदलना है, उसके लिए जो खर्चा होगा वो भी हम सेव कर लिया था पहले, आप देख सकते हो।
और वो हम छठे साल 5 लाख इधर हमारे इकट्ठे हो गए। अभी मैंने आपको क्या बोला था, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब कि डेप्रिसिएशन में हमारा कैश नहीं जाता, डेप्रिसिएशन में हमारा पैसा नहीं जाता। तो ये जो 1 लाख मैं खर्चा डाल रहा हूं, क्यों डाल रहा हूं, मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि जब इसकी लाइफ खत्म हो जाए तो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं इसे रिप्लेस कर सकूं। तो मेरे पास 5 लाख हो गए ना, अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं ना। बस यही था इसका 2 मेन रीजन। बाकी छोटे मोटे और भी रीजन है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं जो मैंने लिखा है। होप सो आपको पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा डेप्रिसिएशन है क्या। सर डेप्रिसिएशन क्या है, विद टाइम एनी एसेट टेंड्स टू डिट्रॉइट एंड लूज इट्स ओरिजिनल वैल्यू टू वेयर एंड टेयर। The acquired asset is thus known to be depreciated when the monetary value is reduced due to wear and tear, time and daily usage. Depreciation permits some of the value of the particular asset to be revenue generated by the fixed asset. ठीक है, अब देखो आप सभी को याद होगा डेट डेप्रिसिएशन क्या है। मैंने आपको बताया हुआ है कि गाड़ी की अगर आपने एक बार शोरूम से बाहर भी निकाली तो 5% वैसे ही घट जाती है, वो सेकंड हैंड गाड़ी गिरने बैठ जाती है। हम क्या करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख की गाड़ी ली, आप उसको बेचने जाओ, क्या वो 5 लाख की बिकेगी, कतई ही नहीं। कोई बेवकूफ इंसान होगा जो 5 लाख पे फिर से खरीद लेगा। ठीक है, तो ये जो 5 लाख की गाड़ी है, इसको जब आप बेचने जाओगे, आप इसको ज्यादा से ज्यादा अगर जल्द से जल्द भी बेचोगे तो 4.5 लाख की बेचोगे। तो ये जो 50,000 है, ये कहां गया, इस 50,000 को बोलेंगे डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, आपकी एसेट की वैल्यू घटना, उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं सर, डेप्रिसिएशन लगाते हैं ड्यू टू योर वेयर एंड टेयर, टाइम एंड डेली यूसेज। वेयर एंड टेयर क्या हो गया, खराब हो जाते हैं ना मशीनरी, मैक्सिमम एसेट्स क्या मशीन है। आपकी गाड़ी की बात ले लो, आपके टायर खराब हो गए हैं, आपकी मशीनरी कम हो गई है, इंजन खराब होने को आ गए हैं, फिल्टर शिल्टर सब खराब हो गए हैं, सब कुछ बड़ी चीजों में खराब, डेंट शेंट पड़े हैं। तो दैट इज योर वेयर एंड टेयर। टाइम के अकॉर्डिंग वो अब ऑब्सोलीट हो गई है, डेली यूज करने का अब वो सेकंड हैंड हो गई है, तो उसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सेकंड हैंड चीज बंदा क्यों खरीदेगा, जब उसे सेम रेट पे फर्स्ट हैंड चीज मिल रही है, ब्रांडेड चीज मिल रही है, बिना यूसेज की कोई चीज मिल रही है। ठीक है ना, तो दैट इज योर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन परमिट्स सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर एसेट टू द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द फिक्स्ड एसेट। देखो इधर ध्यान से सुनो मेरी हर एक बात, आपका इधर मैं ना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करने वाला हूं, क्योंकि आपको बता दूं नीचे आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं 30 के ऊपर, मैं इधर एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूं, तो ये हमने एमसीक्यू इधर डिस्कस भी करने हैं। तो ध्यान से, दिल खोल के, कान खोल के सुनना, हर एक चीज, हर एक पॉइंट को सुनना, क्योंकि जब एंड में मैं आपको ये एमसीक्यू कराऊंगा ना अभी के लेक्चर में, तो आपका उधर कॉन्फिडेंस राइज होगा, साथ में आसमान तक पहुंचेगा। ठीक है, तो दिस इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द मैचिंग प्रिंसिपल। ये पॉसिबल क्यों है, मैचिंग प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, रेवेन्यू में से आपका एक्सपेंसेस माइनस करने। विद इन द अकाउंटिंग अमाउंट वंस द एसेट इज इन यूज, डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर फिजिकल एसेट व्हाइल अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। अब याद रखना डेप्रिसिएशन क्या है सर, डेप्रिसिएशन इज ऑन टेंजिबल एसेट्स। डेप्रिसिएशन का एक बाई बंधु है जिसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, लेकिन वो अमोर्टाइजेशन किस पे लगते हैं, इंटेंजिबल एसेट। इधर से एक एमसीक्यू आ सकता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है सर, इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है अमोर्टाइजेशन। तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं सर, गुडविल, पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ क्या है आपके, दैट इज इंटेंजिबल। तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, इनके लिए वर्ड दूसरा हम यूज करते हैं, दैट इज अमोर्टाइजेशन। तो अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज व्हाई इज डेप्रिसिएशन नीडेड। ये मैं आपको ना पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो एक बार उधर से रीड अप कर लेना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि मेरा जब अकाउंटेंसी में पढ़ाता हूं ना, मेरा मेन चीज रहता है कि कंसेप्ट पाओ, मार्क्स लाओ। अगर आपने कंसेप्ट पा लिया ना, आपके मार्क्स अपने आप आएंगे, आप खुद बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाओगे। अभी रिसेंटली जो फाइनेंस अकाउंटेंसी का एग्जाम हुआ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही था सर 28, मैं सुन रहा हूं कि 27 के नीचे तो कोई जा ही नहीं रहा अकाउंटेंसी में। ठीक है, तो क्या आता है दैट डेप्रिसिएशन नीडेड। डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए, टू प्रोवाइड ए अनबायस्ड व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट हैव इन्फ्लेटेड वैल्यूज इन रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कहता है ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अनबायस्ड व्यू दें, उसमें कोई बायसनेस ना हो, क्योंकि हमने इसमें सारे खर्चे डाल दिए, हमने अपना नॉन कैश खर्चा भी डाल दिया, नो डाउट। अभी मैंने आपको बताया जो आपका डेप्रिसिएशन खर्चा है बाद में आपको रिप्लेस करने में मदद करेगा। उस टाइम पे एकदम से 5 लाख निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उस 5 लाख आप एकदम से ना निकालो, ठीक है, आप इकट्ठे करते रहो टाइम टू टाइम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। The assets values in the market decreases with time, so not keeping a tab on that in the books as well would be necessary to provide an accurate picture of profit and loss. तो इसके कारण आप अपने P&L अकाउंट का
एक्यूरेट पिक्चर देते हो, सही शक्ल दिखाते हो, सही राह दिखाते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर कीपिंग मनी विद द ऑर्गेनाइजेशन नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम बिजनेस। तो ये दूसरा मेन रीजन आता है कि आपने रिटेन करना है पैसा बिजनेस में, तब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। मैंने अभी आपको क्या बोला सर, इट इज आर नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये जो 1 लाख मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा था, तो 1 लाख तो मेरा कहीं गया नहीं एक्चुअल में, तो उस 1 लाख को मैंने उठा के साइड पे रख दिया। टू इवन आउट द प्रॉफिट एंड रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यू, ये आपका फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड हो गया। फॉर रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीनरी विद द न्यू वन, ये मैं आपको अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूं कि न्यू वन को आपने जब रिप्लेस करना है, ठीक है, तब आप ओल्ड मशीनरी लो। जब मैंने 5 साल बाद नई मशीन लेनी है तो उसको मैंने रिप्लेस भी तो करना है, उसको मैंने जब रिप्लेस करना है तो उसके लिए मुझे ओल्ड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। टू अवॉइड पेइंग एक्स्ट्रा टू द गवर्नमेंट, अब एक और मेन चीज, आप अपना टैक्स भी तो बचा रहे हो उधर। अगर आप 8 लाख रुपए उधर शो कर रहे हो कि मैं कमा रहा हूं, तो 8 लाख पे टैक्स ज्यादा लग गया, लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं भाई साहब आप लगाइए डेप्रिसिएशन, कोई चक्कर नहीं। तो उधर आपने डेप्रिसिएशन जब शो कर दोगे, आपने 1 लाख फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन शो कर दिया, तो अब आपकी इनकम कितनी होगी सर, 7 लाख। तो ये 7 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको सिंपल 8 लाख पे टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन है आप इसको एज एक्सपेंस शो कर सकते हो और आप अपना टैक्स बचा सकते हो। अब बात आती है डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉजेज है, ये मैं आपको कह रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है अगर आना होगा। तो क्या कहता है कॉजेज क्या है, एक वेयर एंड टेयर मैंने आपको बता चुका हूं, जब आपकी वेयर एंड टेयर थक जाती है, एक तरह से मशीन खत्म हो जाती है, उसका आप अच्छी तरह यूज कर लेते हो। व्हेन यू यूज एसेट रेगुलरली इट विल करोड विद टाइम, ठीक है, वो टाइम टू टाइम से करोड होने बैठ जाती है। 4 साल बाद 5 साल बाद ऐसी मशीन हो जाती है। आप अपने फोन की बात ले लो, आजकल 2 साल बाद आपको फोन चेंज करना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि उसकी जो मेमोरी है आपने अच्छी तरह यूटिलाइज कर चुके हो, आप उसके प्रॉपर्ली झिंझोड़ चुके हो, उसको कह सकते हो। ठीक है, तो वेयर एंड टेयर इधर आ जाता है, विल बिकम स्लोअर। अब वो क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी स्लो होने बैठ जाएगी, वो अच्छी तरह काम करने नहीं बैठ जाएगी। ठीक है, एंड मेक इट लेस प्रोडक्टिव एंड दिस वुड ऑल्सो रिड्यूस इट वैल्यू। दूसरा ऑब्सोलेंस, ठीक है, आज का मशीन जो होती है ऑब्सोलीट होने बैठ जाती है, मतलब आपकी ओल्ड होने बैठ जाती है। ओल्ड इन द सेंस ये टेक्नोलॉजी अब यूज में नहीं है, इसके बदले नई टेक्नोलॉजी आ गई। आपका कंप्यूटर का ही बात ले लो, कंप्यूटर का नया वर्जन आ गया, ओल्ड वर्जन की कोई वैल्यू नहीं बची, अब वो कौन खरीदेगा। आपकी फोन की बात ले लो, ठीक है, फोन का जब नया वर्जन आ गया, नया एंड्रॉइड आ गया। इधर मेन एग्जांपल आप आईफोन की ले लीजिए, जब आईफोन 13 आया 12 की वैल्यू गिर गई, 14 आएगा 13 की वैल्यू गिर जाएगी, 15 आएगा 14 की वैल्यू गिर जाएगी। देखते हो ना कितनी जल्दी उनकी वैल्यू गिरती है, आधा रेट रह जाता है उन आईफोन्स का, मार्केट प्राइस आधा रेट रह जाता है, दैट इज ऑब्सोलीट। वो आप लगा सकते हो कि इट इज विद टाइम एज न्यू इन्वेंशन स्टेप इन द मार्केट फॉर बेटर वैल्यू एंड रिटर्न। नेक्स्ट आपका आता है इन अकाउंटिंग टर्म्स एन एसेट में ऑल्सो डेप्रिसिएटेड व्हेन इट बिकम्स यूजलेस और इट आफ्टर इट्स फुल टेन्योर इज सर्व्ड। मतलब कि जब उसका प्रॉपरली पूरा टेन्योर आप सर्व कर देता है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल का 10 साल की उसकी लाइफ थी, तो उसने जब 10 साल पूरे कवर अप कर लिए, उसके बाद भी कौन खरीदेगा उसको? आप उसको बेचने जाइए, कोई खरीदेगा? क्योंकि बेचने वाला, खरीदने वाला भी सोचेगा इसने यार 10 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं, 11वें साल और पैसा मांगने बैठ जाएगा, क्योंकि इसकी जो वेयर एंड टेयर आ चुकी है, तो उसके कारण भी ये डेप्रिसिएशन होती है। एंड एक्सीडेंट, अब आप एक्सीडेंटल कार की एग्जांपल ले लो, आप चाहे उसको पूरा रिपेयर भी करा लो, उसकी वैल्यू अपने आप गिर गई होती है। आप कहते हो ना गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, अगर एक्सीडेंटल है तो उसे कम रेट पे खरीदा जाता है। यूसेज राइट एक्सपायरेशन, ठीक है, जब आपके यूज करने के राइट एक्सपायर हो जाते हैं, उसे इस्तेमाल करने के राइट एक्सपायर हो चुके होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास उसके पेटेंट राइट से सिर्फ और सिर्फ 5 साल, अब आप उसको बेचने जाओगे तो वो उसकी वैल्यू वो नहीं मिलेगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ दिस एसेट मस्ट बी डन ओवर टाइम, इट कैन नॉट जस्ट रिटर्न ऑफ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरेशन। देखो मैंने कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन इधर लिखे हैं, इंटरनल भी हैं एक्सटर्नल भी हैं। ठीक है, विद द एक्सपायरी ऑफ टाइम इसे बोलते हैं। ठीक है, इंफ्यूजन ऑफ टाइम इज एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। तो ये सब कुछ मैंने ना एक्चुअली डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट किए हैं। मैंने 1 सोर्स नहीं आपके लिए लेके आता हूँ, 5-6 सोर्स कंसल्ट करने के बाद जो डिफरेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लिया। आपने देखा होगा एग्जामिनर क्या कर रहा है इस बारी, आपने जेकेएसएसबी में देखा कहीं से कॉपी पेस्ट ही बज रहे, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। तो इसलिए मैं हर जगह से आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो इंटरनल यूज हो गए, ये आपके एक्सटर्नल यूज हो गए। अब आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को? तो 3 फैक्टर्स है जो डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं। एक आपका कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ध्यान से सुनना, ये 3 आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट डेप्रिसिएशन।
तो इधर अगर ये तीनों होंगे तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डेप्रिसिएशन क्या है उसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब कि जितनी कॉस्ट होगी उतनी डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगी, जितनी कम कॉस्ट होगी उतनी कम डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, क्योंकि रेट होता है, फॉर एग्जाम्पल 10% दिया होगा तो 50,000 का 10% के दो सर 5,000, 5 लाख का 10% के दो सर 50,000, मतलब जितनी ज्यादा कॉस्ट उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन। ये भी आपसे पूछा सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। दूसरी बात करते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि उसकी कितनी लाइफ है। अब आप सभी को पता होगा, आप जब भी कोई मशीन लेने जाते हो, जी सर हम मशीन लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेने गए वॉशिंग मशीन, मेरे को 2 तरह की वॉशिंग मशीन दिखाई। उन्होंने बोला सर ये मशीन है, वॉशिंग मशीन है आपकी 15,000 की, और सर ये मशीन है आपकी 16,000 की। ठीक है, अब 15,000 की वॉशिंग मशीन में मैंने उससे पूछा सर आप वारंटी कितनी दे रहे हो, गारंटी कितनी दे रहे हो। उसने बोला सर वारंटी है 2 साल की इसमें 15,000 वाली। मैंने बोला 16,000 की कितनी वारंटी, सर इसमें 5 साल की है। तो अब आप सोचिए आप कौन सी मशीन खरीदोगे। सर हम मशीन खरीदेंगे 5 साल वाली, जिसमें 5,000 साल की मुझे वारंटी है, 16,000, 1,000 ही मुझे एक्स्ट्रा देना है। आप देख सकते हो इसकी डेप्रिसिएशन अराउंड 1400 पड़ रही है। ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हो 1400 नहीं पड़ रही, 3200 पड़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें जो 15,000 वाली मशीन है उसके ऊपर हमें 2 साल की वारंटी थी, तो डेप्रिसिएशन कितनी पड़ रही है सर 7500 पड़ रही है। तो कौन सी फायदेमंद रहेगी सर 3200 वाली, चाहे 1000 रुपये महंगी है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी उसको डिपेंड करती है। दूसरा आपका आता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू होती है कबाड़ वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद वो मशीन खराब होगी, तो सर उसका जो लोहा होगा, उसके अंदर जो मशीन होगी, उसकी कुछ तो वैल्यू मिलेगी। 10,000 को ज्यादा बोल रहा हूँ, 1,000 मिल जाए, 500 रुपये मिल जाए, 700 रुपये मिल जाए, कुछ तो मिलेगी। तो उस पर भी वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो 15,000 वाली मशीन थी, मैंने पता किया इसकी कबाड़ की वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन जो 16,000 वाली मशीन थी इसकी कबाड़ की वैल्यू एंड में 1,000 रुपये मिल जाएंगे। तो कौन सी लूंगा मैं सर 16,000 वाली। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये 3 फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं। अब देखो घबराओ मत, इधर खत्म होने वाला है आपका टॉपिक, उसके बाद एमसीक्यू करने वाले हैं, आपको सब कुछ इधर क्लियर कराया जाएगा, बस विश्वास रखिए। आपकी सब इंस्पेक्टर भी मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो बात होती है द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो इधर 2 मेथड्स मेन रहते हैं, आपको 11th की बुक में 2 ही मिलेंगे, बाकी मेथड्स करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि आपके जो कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन है, 2 मेथड आप कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड रहता है, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड रहता है। तो देखो एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है, सीधी लाइन, सीधी लकीर, ना आगे देखिए ना बाएं देखिए ना दाएं देखिए, सिंपल स्ट्रेट चलते रहिए, दैट इज आवर स्ट्रेट लाइन। तो क्या होता है इन स्ट्रेट लाइन मेथड, अ कांस्टेंट डेप्रिसिएशन अमाउंट इज चार्ज एवरी ईयर। मतलब कि इधर से पहले एमसीक्यू आ गया, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट रहेगी वो हर साल सेम रहेगी। मतलब अगर आपने पहले साल डेप्रिसिएशन लगाई 1,000, दूसरे साल भी 1,000 लगेगी, तीसरे साल भी 1,000 लगेगी, चौथे साल भी 1,000 लगेगी, 5वें साल भी 1,000 लगेगी, नेक्स्ट ईयर भी 1,000 लगेगी। हर साल 1,000 आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी। दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब कि आपको एमसीक्यू यही आ सकता है, कौन से मेथड में आपकी डेप्रिसिएशन सेम रहती है, कौन से मेथड में आपकी डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहती है। तो वो मेथड कहलाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना होता है, इसमें आपने फर्स्टली आपने क्या करना है, अपनी रेसिजुअल वैल्यू पता करनी है, मतलब कबाड़ की वैल्यू पता करनी है। उस कबाड़ की वैल्यू को आपने मशीन की लाइफ से माइनस करना है। ठीक है, उसको उसमें से क्या करना है, मशीन की जो कॉस्ट थी ना उसमें से माइनस करना है। आफ्टर डिडक्टिंग इट हमने क्या करना है, जो भी अमाउंट बचेगी उसको उसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना है। हमने ये 3 फैक्टर्स पढ़े, जी सर, इन 3 फैक्टर से ही इसका फॉर्मूला बना है। इन 3 फैक्टर से क्या फॉर्मूला बना, ध्यान से सुनना, ये आपका फॉर्मूला बन गया डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल मेरी 16,000 की मशीन थी जो हमने ऊपर एग्जांपल ली थी, उसकी सेल्वेज वैल्यू थी 1,000, जी सर 1,000 माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ थी 5 साल। तो 16,000 में से 1,000 काट दिए, सर कितना बचा 15,000। 15,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा 3,000। तो हर साल हमने कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है सर 3,000। तो ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि अभी आगे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के रिलेटेड करने हैं। दूसरा वैल्यू आपका मेथड आता है, दैट इज चलो पहले इसकी ना एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हो, सपोज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेजेस मशीनरी फॉर ₹2 लाख एंड द यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स और इसकी रेसिजुअल वैल्यू है 40,000।
तो हम क्या करेंगे, 2 लाख में से सबसे पहले माइनस करेंगे इसकी रेसिजुअल वैल्यू, जो इसकी कबाड़ की वैल्यू है। अब कितनी वैल्यू होगी सर, हमारी वैल्यू होगी 1,60,000। 1,60,000 को हम इसकी लाइफ से डिवाइड करेंगे। इसकी लाइफ कितनी है सर, 10 साल है, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आ गया सर, 16,000। तो हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी सर, 16,000। होप सो क्लियर होगा। बस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं कह रहा हूं ना सिलेबस बड़ा आसान है, आसानी से आप कर जाओगे। आप पहले इंस्पेक्टर का एग्जाम दीजिए, आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी होगी। अगर आपका बाय चांस, टचवुड कर लीजिए सभी, कि अगर आपका एग्जाम नहीं भी हो पाता, क्योंकि देखो एक कड़वा सच है कि इधर सिर्फ और सिर्फ 18 बच्चे आगे जाएंगे, बाकियों को हार झेलनी पड़ेगी। ये एक लाइफ का कड़वा सच है। आगे आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी होगी, सब इंस्पेक्टर। आप उसके लिए भी जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपके पास 14-15 डेज और होंगे। उसमें बस ये चीज होगी कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई फर्क नहीं है। देखो मेहनत आपकी लाइफ पे ही डिपेंड करती है। दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू योर सक्सेस। जितनी ज्यादा मेहनत उतनी बड़ी सक्सेस, जितनी कम मेहनत उतनी कम सक्सेस। तो वो आप जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत करनी है, कितने एफर्ट्स लगाने हैं, और कितना मैंने अपना रिजल्ट पाना है, वो आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या आता है सर, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड बुक वैल्यू इज डिक्रीज एवरी ईयर बाय द डेप्रिसिएशन। मतलब कि इस मेथड में ध्यान से सुनना, ये जो आपका मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इस मेथड में क्या होता है, आपकी जो डेप्रिसिएशन है ये बुक वैल्यू पे लगती है। किस पे लगती है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ध्यान से सुनना क्या होता है। आपका फॉर एग्जाम्पल एक आपकी एसेट है 1,000 रुपए का, इस पे 10% आपने क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। तो पहले साल कितनी लग जाएगी सर, पहले साल डेप्रिसिएशन 1,000 की 10% कितना होता है सर, 100 रुपए। तो पहले साल सर हम 100 रुपए माइनस कर देते तो कितनी अमाउंट बच गया, 900। अब हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 900 पे। 900 का 10% कितना होता है सर, 90 रुपए। तो कितना बच गया सर, 810। अब हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 810 पे। 810 पे कितने डेप्रिसिएशन लगे सर, 81। तो 810 में से अगर आप 81 माइनस कर दो, ठीक है ध्यान सुनना, 810 में से अगर आप 81 माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या रहेगा सर, 729। 729। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी घट रही है। और बता दूं इनकम टैक्स ने सिर्फ और सिर्फ बोला है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड की बात की है, स्ट्रेट लाइन की मेथड बात नहीं की गई। ठीक है, तो वो आपको इसी की बताता है। तो यही चीज आपने याद रखनी है, रिटर्न डाउन वैल्यू में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे घटती रहती है। आप देख रहे हो बुक वैल्यू पे हमने लगाना है। पहले साल हमने 100 रुपए लगी, फिर 100 रुपए हमने माइनस किया तो 900 की मशीन बच गई। अब 900 का 10% निकालना है, ना कि 1000 का 10% निकालना है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो मेथड है इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आपसे उधर पूछा जा सकता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम क्या है सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आप देख सकते हो मैंने एग्जांपल दिया है। पहले मशीन थी 1 लाख की, 1 लाख पे 10% मेरी डेप्रिसिएशन लगी 10,000, तो कितने की वैल्यू बच गई सर हमारी, डेट 90,000। ठीक है, अब 90,000 की हमारी वैल्यू बच गई। ठीक है, देख एक और जीरो आ जाएगा। अब 90,000 का हमने 10% पता करना है, तो 90,000 का हमारा 10% होता है 9,000। तो 90,000 में हम 9,000 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 81,000। यही चीज इधर हमने करते रहनी है, जो आपकी वैल्यू बची है अगले साल के लिए उसमें से हमने माइनस करना है। अब आप देख सकते हो एन एसेट गिव्स मोर वैल्यू टू एन एसेट इन इनिशियल ईयर। आप सभी को पता है एक जो आपका एसेट है, आपकी गाड़ी की बात करें, गाड़ी आपको पहले साल ज्यादा एक तरह से एफिशिएंटली वर्क देगी एज कम्पेयर टू द अपकमिंग ईयर्स। अगले साल क्या था, वो ज्यादा खर्चा मांगे, उसके अगले साल और खर्चा मांगी, उसके अगले साल और रिपेयरमेंट मांगी, और रिपेयरमेंट मांगी, और रिपेयरमेंट मांगेगी, और मांगती चलेगी। तो यही मैंने लिखा है डेट जो एक एसेट है वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगी अपने इनिशियल ईयर्स में। देयरफॉर दिस मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट लॉजिकल। तो उसके कारण हम इसको मोस्ट लॉजिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब बात होती है, देखो अब हमारे थोड़ा सा ना क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर उसके बाद हमारे एमसीक्यू। बात होती है कि आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट की हमारी एंट्री क्या होती है। पहले आपको पता होना चाहिए सर, हम जब मशीन खरीदते तब एंट्री क्या होती है। सर हमने मशीन खरीदी तो मशीन की एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ लो 100 रुपए की मशीन खरीदी, ये हो गया। अब मशीन की वैल्यू को घटाना भी तो है, ठीक है,
देखो मशीन इज आर सर एसेट, एसेट जब जब बढ़ता है सर हम उसको डेबिट करते हैं, सर जब एसेट घटता है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए मैंने एसेट को क्या किया है, क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन इज आर एक्सपेंस, एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा सर हम क्या करेंगे, उसको डेबिट, तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। होप सो क्लियर होगा। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। आपको तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम ये मेथड फॉलो करते हैं। आपको ना इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, आपने नो डाउट कि ऐसा टेबल नहीं बनाना, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया देना चाहता हूं अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैं आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। आपको जितना मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में पूछ ले आप आसानी से उसका आंसर दे सकोगे, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इधर क्या बोल रहा है, आप देख सकते हो एक श्री राम है, उन्होंने मशीन खरीदी 40,000 की, उसके ऊपर 5,000 खर्चा ऑन इट्स इरेक्शन, इरेक्शन आप कह सकते हो कि आप एक तरह से इंस्टॉलमेंट खर्चा ही समझ सकते हो। द एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ इज 10 ईयर्स। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो क्या रहेगी स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, और स्क्रैप वैल्यू भी दी है 5,000। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो जितना भी खर्चा होता है मशीन के ऊपर वो मशीन में ऐड करते हैं। तो मशीन एक्चुअली मुझे कितने की पड़ी सर, 45,000 की, मैंने इसको क्या किया, ऐड कर दिया, 40,000 प्लस 5,000 45,000। हम माइनस किसको करते हैं सर, स्क्रैप वैल्यू को, स्क्रैप वैल्यू को मैंने क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया अपॉन हमारा नंबर ऑफ लाइफ, लाइफ की कितनी ईयर्स है उसके 10 साल। तो 45 में से 5,000 माइनस कर दिया 40,000, 40,000 को 10 से डिवाइड कर दिया, डेट इज आर 4,000, डेट इज आर 4,000। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू लगेगी, हर साल 4,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब देखो एक और कंसेप्ट आपने याद रखना है, टाइम ऑफ परचेज। आप उसे खरीद कब रहे हो, बोला जाता है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी खरीदी पहली मार्च को, मेरी बुक्स कब खत्म होती है, मेरे अकाउंट्स की बुक कब खत्म होती है सर, 31 मार्च को। तो क्या उसके ऊपर मैं पूरे 4,000 की डेप्रिसिएशन लगा दूं, अभी जो मैंने ऊपर बात की, नो सर ऐसा क्यों, एक महीना इस्तेमाल किया 4,000 घटा दें, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टाइम को भी कंसीडर करते हैं इन एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब कि अगर मैंने गाड़ी खरीदी 1 जनवरी को, तो इसके ऊपर मैं 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, ध्यान सुनना, ठीक है ना, 3 महीने के अंदर, क्योंकि आपका जो अकाउंट्स है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होने वाला है, तो इसलिए मैं कितने की लगाऊंगा, 3 महीने की। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी खरीदी 1 जुलाई को, आप देख सकते हो साल खत्म होने में कितना समय बचा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसके ऊपर कितने मंथ की लगी, 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन निकालनी कैसे है, डेप्रिसिएशन सर हम निकालेंगे, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन इधर थी 4,000 हर साल, ठीक है ना, अभी मैंने निकाली इधर 4,000, अगर मैंने इधर 6 महीने की लगानी है तो मैं क्या करूंगा, इसको 6/12, अगर मैंने इसको 9 महीने की लगानी है तो 9/12, अगर मैंने इसको 10 महीने की लगानी है तो 10/12, बस ये फर्क है और कुछ नहीं। बस ये कंसेप्ट को याद रखना, एग्जाम में आपको ये चेक करने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन आगे आने वाला है। अब देखो हर साल मैंने क्या करना है, 4,000 की डेप्रिसिएशन लगानी है, और मैंने इसकी 3 साल की एंट्री करके बतानी है, बस ये मैंने बना दिया मशीन अकाउंट। सबसे पहले क्या होगा सर, मैंने मशीन खरीदी, टू बैंक 4,000, टू बैंक 5,000, आप 45,000 इकट्ठे भी लिख सकते हो। देखो मैं ये चीज क्यों सिखा रहा हूं, ये आपको उधर नहीं आएगी बनाने को, मैं जानता हूं, लेकिन उधर आपसे पूछा जा सकता है मशीनरी अकाउंट में जब आप मशीन खरीदोगे तो कौन सी साइड पे आएगा सर, डेबिट साइड। जब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीन अकाउंट में तो 4,000 की डेप्रिसिएशन लगा दी, 45 में से 4,000 काट लिए तो बैलेंस कितना बच गया, 41। अब ये 41 इधर आ जाएगा, ध्यान से देख रहे हो, 41 इधर आ जाएगा। अब 41 पे फिर से 4,000 की डेप्रिसिएशन लगा दो, कितनी बची सर, 37,000, ये 37,000 इधर आ जाएगा, सर 4,000 की फिर से डेप्रिसिएशन लगा दो, कितनी बची 33,000। अब क्वेश्चन इधर जो आपको आ सकता है ना, आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा बताओ 3 साल बाद आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है, 3 साल बाद आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है। तो मशीन की वैल्यू सर इधर तो हमारी 33,000 आ रही है, तो यही है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको आ सकता है, बोलता है आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 96,000 की, 24,000 की कार्टेज पे खर्चा, तो कितनी होगी कॉस्ट ऑफ मशीन, सर हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन होगी 1,20,000। एस्टिमेटेड लाइफ है सर 4 साल, और उसकी एस्टिमेटेड रेसिजुअल वैल्यू है 72,000।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे डेप्रिसिएशन लग कितनी रही है। सर डेप्रिसिएशन हमने 1,20,000 72,000 डिवाइड बाई 4 किया तो 12,000 आ गया। तो 12,000 को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन को, इंटू 100 कर देंगे तो आपकी रेट ऑफ मशीन डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बस खत्म। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। आपको परसेंटेज तो आता ही होगा, मैथमेटिक्स में आपने सब कुछ सीखा होगा, तो मैथमेटिक्स वाले ही फॉर्मूला मैंने डाला। मैथमेटिक्स क्या कहता है, वो कहता है सर आप ऊपर रखिए जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी है, अपॉन कीजिए टोटल को, इंटू 100 कर दीजिए, आपका 10% आपकी रेट आ गया डेप्रिसिएशन का। आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड आ गया। बोलते हैं एक्स लिमिटेड ने खरीदा 2 लाख की मशीन, कब सर, ध्यान से देखो, डेट को प्रेफरेंस देनी है, ये कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। डेट कितनी है सर, 1 जुलाई 2018। डेप्रिसिएशन हमने लगानी है सर 10 साल, 10%, सॉरी। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स, तो हमने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बनानी है 2 साल के लिए। देखो पहले साल के लिए क्या रहेगा, 2 लाख इंटू 10% इंटू टाइम, देखिए 1 जुलाई है तो साल खत्म होने में कितना महीना बच गए सर, 9 महीने बच गए, तो 9/12। तो आप देखते हो मैंने तो 9/12 किया है, ठीक है। 2 लाख का 10% आपका होता है 20,000, तो 20,000 का 9/12 आपका हो जाएगा, दैट इज योर 15,000। पहले साल कितने की डेप्रिसिएशन लगी, 15,000। अब 2 लाख में से 15,000 काट लो तो कितनी अमाउंट बच गई सर, 1,85,000। अब अगले साल तो पूरे साल मशीन काम आई है, पूरे 12 महीने काम आई है, तो अगले साल हम पूरी 10 की 10% लगाएंगे तो 18,500 लगेगी। तो आपको उधर इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहले साल कितनी लगेगी, से पहले साल हमारी लगेगी डेप्रिसिएशन 15,000, क्योंकि हमने 9 महीने ही यूटिलाइज किया है उसे। लेकिन दूसरे साल की बात करें तो उधर डेप्रिसिएशन लगेगी सर 18,500। होप सो क्लियर होगा। तो अब एमसीक्यू और बढ़ते हैं। होप सो यही था आपका सारा डेप्रिसिएशन रिलेटेड। आप बुक भी कंसल्ट कर सकते हो, मैंने आपको तमिलनाडु की बुक प्रोवाइड की हुई है, उसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने प्रोवाइड की हुई है, आप उधर से पढ़ सकते हो एक बारी। अब बात करते हैं, ध्यान से सभी के आंसर देना, 30 के अबव इसके क्वेश्चन हैं। डेप्रिसिएशन इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, तो डेप्रिसिएशन कौन से अब बिजनेस का खर्चा है, किस तरह का खर्चा है। मैंने पहली लाइन ही शायद से बोली थी, तो वो कौन सा खर्चा है सर, रेवेन्यू खर्चा है, तो इसका आंसर करेगा रेवेन्यू एक्सपेंस। ऑन व्हाट प्राइस ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ध्यान सुना, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, दूसरा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन, ठीक है, किसके ऊपर लगाई जाती है, कहता है बुक वैल्यू, डेप्रिसिएटेड वैल्यू, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो इसका आंसर रहेगा सर बी ऑप्शन, दैट इज आर कॉस्ट प्राइस। डेप्रिसिएटेड वैल्यू तो दूसरे में आएगा आपका, दैट इज योर बुक वैल्यू। तो इसमें आपका क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस पे लगती है स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेप्रिसिएशन इंडिकेट्स डैश इन यूजफुल वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज रिडक्शन की नन ऑफ दिस। तो ध्यान से सोचिए इसका आंसर क्या होगा, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर, डेट रिडक्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं, अंडर विच मेथड द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स आइडेंटिकल, मतलब सेम। तो कौन से मेथड में आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रहती है, डेट इज इन स्ट्रेट लाइन मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट डेप्रिसिएबल। अब देखो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आप कह सकते हो थोड़ा सा रॉन्ग भी है, लेकिन ध्यान से समझो क्या कहता है, डेट ऐसा कौन सा एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। तो ऐसा एसेट लैंड है जो डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, लेकिन किसी किसी केस में डेप्रिशिएट हो भी जाता है। फॉर एग्जांपल कोई वॉर के टाइम पे अगर कोई लैंड है जहां पे कुछ उग नहीं सकता, जहां पे आप घर बना नहीं सकते हो, तो वो ऑब्वियस ही बात है वो डेप्रिशिएट जरूर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस में वो एप्रिशिएट ही होता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, एक्चुअल में लैंड रहेगा, ठीक है। आप क्योंकि इसमें एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी ऑप्शन तो कतई ही नहीं हो सकते, ठीक है। अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम्स जीरो, तो कौन से मेथड में आपकी जो वैल्यू ऑफ एसेट है कभी जीरो नहीं बन सकती, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आप चेक कर सकते हो, आप अपनी 100 रुपए की वैल्यू ले लो, ठीक है। आपकी 100 रुपए पे पहले 10% आप लगा लो, फिर आप 90 रुपए पे 10% लगाओ, फिर 81 पे 10% लगाओ। ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो वैल्यू खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज जनरेटेड ड्यू टू, जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो क्यों जनरेट होती है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, वेयर एंड टेयर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ध्यान से देखो ऑप्शंस अपने क्या करो, आप एलिमिनेट करो, तो आपको एक ही आंसर दिख रहा होगा, दैट इज वेयर एंड टेयर।
टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल, तो किसके ऊपर डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है। हमने तो सर अभी पढ़ा एसेट्स, लेकिन इधर एसेट्स तो आपने डाला ही नहीं, तो इधर आप देख सकते हो सेल्स के ऊपर तो नहीं लगता, लाइबिलिटी के ऊपर तो नहीं लगता, तो इधर हमारा आंसर रहेगा सर कैपिटल के ऊपर हमारा लगता है। तो आपका इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम कहेंगे कैपिटल रहेगा, ऐसे मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा एसेट्स रहता। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस नॉट पेड इन कैश, तो इसका आंसर डेप्रिसिएशन है, चैप्टर हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। वेयर डज द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन विल बी रिकॉर्डेड, मतलब कि जब आपको लॉस हुआ सेल ऑफ मशीन पे तो उसको हम किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका आंसर करेगा सर क्रेडिट साइड ऑफ मशीन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ मशीन अकाउंट में क्यों, आप सभी को पता है हमने क्या किया हुआ डैट, हमारा इधर हम बनाते हैं एक मशीन अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मशीन की वैल्यू थी इधर हमारी 100 रुपए की, मैंने उसके ऊपर बेच दी। फॉर एग्जांपल मशीन मैंने कितने की बेची सर, मशीन फॉर एग्जांपल मैंने बेच दी 80 रुपीज़ की, मैंने मशीन कितने की बेच दी 80 रुपीज़ की, तो टू सेल इधर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी बाय सेल हमारा इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर 80, तो 20 रुपए का हमें इधर मशीन तो बची नहीं है क्योंकि हमने 100 रुपए की मशीन तो बेच दी है, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारा लॉस होगा, बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या होगी, लॉस होगी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें मशीन बेचने में कितने का नुकसान हो गया, 20 रुपए का नुकसान हो गया। 100 रुपए की मशीन थी, 80 की हमने बेच दी, तो 20 रुपए का नुकसान हो गया। या एक को मैं एग्जांपल लेता हूं, अब प्रॉफिट की बात लेते हैं। मेरी मशीन थी 100 रुपए की, मैंने मशीन को कितने का बेच दिया सर 120 का, तो इधर हमारा क्या आएगा 20 रुपए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा कौन सा आएगा सर डेबिट साइड पे आएगा। लेकिन जब हम लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस हमारा कौन सा आएगा सर मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएशन क्या रहती है सर, आप सभी ने अभी आपने बोला कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट का इधर क्या रहेगा रिमेन कांस्टेंट। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स, जो डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट है वो किससे एक्सीड नहीं करेगी, तो वो हमारी डेप्रिसिएबल वैल्यू पे एक्सीड नहीं करेगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, तो डेप्रिसिएशन हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। सेल्वेज वैल्यू मींस, ठीक है, इसमें देखो चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाना है। तो सेल्वेज वैल्यू क्या होती है सर, हमारी कबाड़ की वैल्यू, एंड में जो हमें वैल्यू मिली है, तो एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू इसका आंसर सही रहेगा। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बेस्ड ऑन, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपकी डिपेंड करता है बुक वैल्यू पे। डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज ऑन मशीन विल बी डेबिटेड टू, ठीक है, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे मशीन पे तो इसकी पहले आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए सर, डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट, तो इसमें डेबिट किसका हुआ सर, डेप्रिसिएशन को डेबिट हुआ, तो इसका आंसर करेगा सर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन अकाउंटिंग बिकम आउट ऑफ डेट और ऑब्सोलीट इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं जब आउट ऑफ डेट हो जाए, ऑब्सोलेंस। एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो साल खत्म होने के बाद आपका जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है हम उसको कहां पे शिफ्ट करते हैं, कहां पे ट्रांसफर करेंगे। अभी हमने सीखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में क्या हमने फाइनेंस अकाउंट में सीखा डेट डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, तो हम उसको कौन सी साइड पे शो करते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करते हैं, तो इसका आंसर करेगा सर डी ऑप्शन। द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एन एसेट विल बी क्रेडिटेड टू, जो आपने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया तो उसमें क्रेडिट में किसको करेंगे सर, उस एसेट को क्रेडिट करेंगे। अभी हमने जनरल एंट्री की। डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग मेथड, अभी मैंने ऊपर हाईलाइट भी किया था, डिमिनिशिंग मेथड के टाइम पे आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होती है सर, डिक्रीज होती है हर साल। कॉस्ट ऑफ मशीन, अब थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ मशीन है 1,12,000, ठीक है सर, सेल्वेज वैल्यू है 10,500, ठीक है सर, यूजफुल लाइफ है 5 साल, ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर द लास्ट ईयर यूजिंग द सम ऑफ डिजिट मेथड्स विल बी, तो ध्यान से देखना, देखो ये जो मेथड है ये मैंने आपको कराया नहीं, ये मैंने एक्चुअली आपको प्रैक्टिस ले रखा है, बड़ा आसान है लेकिन आपको ना ये एक्चुअली बुक में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरे एंड से कोशिश रहती है कि आपको सब कुछ कराया जाए इधर। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने पहले कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है सर, 1,12,500 में से 10,500 माइनस कर लो, तो आपके पास कितना बचता है सर, हमारा 10,500 जब हम माइनस कर लेते हैं, देखो ध्यान से, आपका जब 10,12 हम माइनस कर देते हैं 1,02,000 आपके पास बच जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको सम ऑफ डिजिट मेथड होता है ना, इसमें आपने क्या करना है, आपको जितने भी साल के लिए बोला है सर, हमें 5 साल के लिए बोला है, आपने क्या करना है, इन 5 को ऐड अप करना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4
प्लस 5। अगर 6 साल होते 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, लेकिन ये 5 साल ही है तो इनको हम प्लस करेंगे, तो इसका प्लस कितना बजाता है सर? आप देख सकते हो 1 + 2 3 3 6 10 15, इसका प्लस कितना होता है 15। तो इसमें क्या बोल रहा है? लास्ट ईयर का निकालना है। तो जब अगर मैंने पहले साल का निकालना होता, ध्यान सुनना, अगर मैंने पहले साल का निकालना होता तो मैं इसको लिखता 5/15, अगर दूसरे साल का 4/15, फिर तीसरे साल का 3/15, फिर 2/15, फिर लास्ट में 1/15। तो हमने कौन से साल का निकालना है? 1/15 का। बस यही आंसर है हमारा। हमने क्या करना है? 1,02,000 को 1/15 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 6800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स ऑन ए मशीन फ्रॉम द डेट। तो डेप्रिसिएशन मशीन पे कब स्टार्ट होती है? दैट इट स्टार्ट्स ऑन द इट इज पुट टू यूज। अ ट्रेडर परचेज ए मशीन, एक ट्रेडर मशीन की थी 10,000 की। ध्यान सुनना, हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है अपना। 10,000 की कब खरीदी सर? जनवरी में। तो पहले साल कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगी सर? 3 महीने की। डेप्रिसिएशन कितनी लगनी है? 25%। सर कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग मेथड। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इट वॉज सोल्ड फॉर 1,000। अब हमें इसका बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ठीक है, तीसरे साल जाके हमने इसको बेचा है, तो पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? देखो डिमिनिशिंग मेथड है, पहले हमारा 10,000 हो गया, 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25%, और कितने महीने के लिए सर? 3/12। 10,000 का 25% होता है 2500, 2500 का, ठीक है, 3/12%। आप देख सकते हो 3/12 आपका मतलब हो गया 1/4, तो 2500 का आपका 1/4 कितना हो गया? 1250 का आधा मतलब 625। तो आपके पास दूसरे साल में कितनी मशीन बची सर? 10,000 में से आप माइनस कर दो 625, कितना? ध्यान से देखो, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, आपने 10,000 में से क्या करना है? 625 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जब हम 10,000 को माइनस करेंगे, ठीक है, 10,000 माइनस 625, आपका आंसर आता है 9375। अब 9375 को माइनस करेंगे 25%, इसमें से हम क्या कर देंगे? 25% माइनस कर देंगे, मतलब कि पूरी की पूरी 25% आप माइनस कर दो। आप क्या सर कैलकुलेटर पड़ा, आप जल्दी से माइनस कर लो 25%। अगर मैं इसमें से 25% माइनस करता हूं तो हमारा आंसर है 7031.25। अब मैं क्या करूंगा? फिर से 25% माइनस कर देता हूं इसमें से, क्योंकि तीसरे साल है ना, पहले साल हमने किया, दूसरे साल किया, अब तीसरे साल। अब इसमें से भी मैं माइनस कर देता हूं 25%, तो हमारे पास बचता है 5273.43, 5273.43। लेकिन मैंने उस मशीन को बेच दिया। ध्यान से देख सकते हो, देखो एक और चीज़ है इसमें क्या किया जा रहा है? डेट जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो ये कंसीडर कर रहा है कि हमने साल जनवरी टू दिसंबर इनका ईयर चल रहा है। आप देख सकते हो, पहले आपने क्या करना है? 10,000 में से माइनस करो 25%, फिर आएगा 7,500, 7,500 में से माइनस करो 25%, तो आपका आंसर आएगा 5,625, 5,625 में से माइनस करो 25%, तो आपका आंसर आएगा 4,218। ठीक है, 4,218, ये आपकी होगी एक्चुअल अमाउंट, लेकिन आप बेच रहे हो उसको 1000 में, तो इसको 1000 में से माइनस कर दो, तो हमारा लॉस हुआ एक्चुअल में 3,218 का। ठीक है, तो 3,218 इधर आप देख सकते हो 3,219 दिया हुआ है, क्योंकि 0.75 हमारा आंसर है। आप अगर एक्यूरेट कैलकुलेटर से कर रहे हो तो आपको उधर पता चल जाएगा, -25% 3 बारी आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हो रही है, ये सिंपल है। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मत सोचो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आ भी सकते हैं। अगर हम वर्ष के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे तभी हमें आगे समझ भी होगी, आगे आपका जो इसका काम है आपको उधर भी ये काम जरूर आएगा। बात होती है कॉस्ट ऑफ मशीन जो है 2,52,000 की है, सेल्वेज वैल्यू 12,000 है, तो कितने की बची सर? 2,40,000। सर 2,40,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 6 से, तो हमारा आंसर आता है 40,000। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? बी ऑप्शन। मशीन की 2,000 हर साल हम डेप्रिसिएशन करते हैं, विच मेथड इज बीइंग कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन? तो इसमें क्या रहेगा सर? स्ट्रेट लाइन मेथड। Which method of depreciation is suitable when expenditure on repairs and maintenance increases as the machine grows old? जैसे जैसे मशीन बूढ़ी होती रहती है, बड़ी होती रहती है, खराब होती बैठ जाती है, टाइम बढ़ते रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? रिपेयर से मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ने बैठ जाता है। तो उसमें हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए? तो उसमें हमें लगाना चाहिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है? आपकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है हर साल डिक्रीज होती रहती है उसके कारण। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट
विच मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड, तो मैंने आपको बताया इनकम टैक्स एक्ट ने सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को ही मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज प्रोवाइडेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ, अमोर्टाइजेशन किसके रिलेटेड रहता है सर, अभी आपने बताया था इंटेंजिबल एसेट्स, लाइकवाइज योर कॉपीराइट, लाइकवाइज योर गुडविल, लाइकवाइज योर पेटेंट राइट्स। द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, तो फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, परचेज प्राइस, फ्राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंस्टॉलेशन फिक्स्ड कॉस्ट की, ऑल ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया जितने भी आपके फ्रेट के खर्चे हैं, जितने की उसको इंस्टॉल करने के खर्चे, वो सब कुछ हम फिक्स्ड एसेट में इंक्लूड करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक आपका सोफा है, आपने फॉर एग्जांपल एक सोफा लिया 25,000 का, आपने 25,000 का सोफा लिया, अब आपका 1,000 का उस पर क्या हुआ, ऑटो का भी खर्चा हुआ। तो अब आपसे कोई पूछे कि आपको सोफा कितने का पड़ा, आप क्या बोलोगे, सर मुझे 25,000 का सोफा पड़ा, नहीं आप इधर गलत हो, आपने बोला सर मुझे सोफा पड़ा है 26,000 का। क्या अगर आप ऑटो यूज नहीं करते, आप गाड़ी के ऊपर लेके आते क्या, और उसको तो लाना जरूरी था, उसको इंस्टॉल करना तो जरूरी था, उसका कैरेज देना का पैसा तो जरूरी था, तो इसलिए इनको हम फिक्स्ड एसेट्स में ही इंक्लूड करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, ऑल ऑफ दिस। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, आपने फॉल्स बतानी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्रेडिट, इट इज क्रेडिट, तो पहला ऑप्शन तो इधर यही गलत हो जाता है। दूसरा बोलता है डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश चार्ज, जी सर बिल्कुल सही, लेकिन आप इधर ही जब आधा स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उधर ही अपने मार्क्स कटवा देते हो। तो मैं चाहता हूं आप आगे भी पढ़ो, आगे क्या लिखा है, दस इट इज क्रेडिट ओनली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, दस इट इज क्रेडिटेड, तो क्रेडिट तो हम नहीं करते, उसको तो हम डेबिट करते, तो उसके कारण भी ये इंफॉर्मेशन गलत है। थर्ड, द डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन कन्वे द सेम मीनिंग, इनका सेम मीनिंग नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसका आंसर रहेगा सर ऑल ऑफ द अबव। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, दैट 2 लाख पेड एज वेजेस फॉर इरेक्टिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू, तो अभी मैंने आपको बताया इरेक्टिंग का भी जो खर्चा है वो हम मशीन में ही इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम अलग से इरेक्टिंग या वेजेस में नहीं डालेंगे, उसको हम किस में डालेंगे सर, मशीन में डालेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, मशीन अकाउंट, ठीक है। तो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के रिलेटेड जो मैंने इधर कंप्लीट करा दिया। होप सो आपको समझ आई होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखो आपकी अपनी चॉइस है, आप इंस्पेक्टर की ओर दौड़ना चाहते हो, आप सब इंस्पेक्टर की ओर दौड़ना चाहते हो, सिंपली आपका एक मोटो होना चाहिए, सर हमने वो एक पोस्ट पानी है, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना लगाया था ना, वैसे आपका एक निशाना उस एक पोस्ट की ओर होना चाहिए। बस ये चीज को मन में रखिए, इस चीज से अपनी प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, पढ़िए, ध्यान लगाइए, और किसी चीज पे भी फोकस नहीं कीजिए, क्योंकि ये आप ऐसे ले सकते हो, इट इज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी। बड़े स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अपने आप से पछता रहे होंगे, सर मैंने ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, मुझे ये आता भी था, तो वो आपका एक तरह से एक्सपीरियंस था, उधर से आपने कुछ सीखा था, तो वही चीज आपने इधर इंप्लीमेंट करनी है। मैं वही चाहता हूं, मैं अपने एंड से तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब आपके एंड से भी कोशिश होनी चाहिए कि हाँ हमें आपने निराश नहीं करना, हम आपको पूरा बेस्ट दे रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आप भी एग्जाम में अपना बेस्ट दीजिए और हमारा नाम रोशन करें और अपना भी। तो गाइस इतना ही मैं चाहता हूं, तो आज के मैं अपना वीडियो इतना ही रखता हूं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे। तब तक लिए आप लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं कल, तब तक लिए शुभ रात्रि।